Hello dear students, welcome back to our online classes. Or in continuation with our previous video, we are continuing to discuss the general agreement on tariffs and trade, that is GATT, in our this particular part 2. जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया था गेट के बारे में एक बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे जाना था, ऑब्जेक्टिव्स हम जाने थे। और इस वीडियो में बात करेंगे कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ गेट, राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन क्या है, मेजर डिफेक्ट्स क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से बन सकते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट गाइस। चलिए सबसे पहले एक बार हम दोबारा से नजर डाल लेते कि क्यों गेट की जरूरत पड़ी, व्हाई गेट इज इम्पोर्टेंट। तो अगर हम इसके प्रिम्बल्स की बात करें उसमें कहा गया है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेट इज सब्सटेंशियल reduction of tariffs and other trade barriers and elimination of preferences on a reciprocal and mutually advantage basis। गाइस क्लियरली है जिससे हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि जो ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें जितने भी बैरियर्स हैं, जो जितने भी टैरिफ्स है, हाई रेट ऑफ टैरिफ्स है, जो चैलेंजेस थी उसको कम करने के लिए गेट को लाया गया। और ये कंटिन्यूस बेसिस पे सब्सटेंशियल मींस कंटिन्यू धीरे धीरे जो है वो उस जो टैरिफ्स हैं, जो हाई रेट ऑफ टैक्सेस है और जो अदर तरह के बैरियर्स है, टेक्निकल बैरियर्स हो या क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शंस हो, उनको जो है वो कम करेंगे और म्यूचुअली और रेसिप्रोकल बेसिस पे वो कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इसका मेन उद्देश्य था। अब बात करते हैं कि इसकी इसकी से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है या कौन फीचर्स है गेट की जो इनके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। तो उसमें हम बात करते हैं सबसे पहले कि मोस्ट फेवर्ड नेशंस क्लॉज। ये जो एग्रीमेंट हुआ था, ये जो एक ट्रीटी था इनके बीच में, इनमें क्लॉज इन लोगों ने डाला था MFN। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट फेवर्ड नेशंस क्लॉज। तो ये क्लोज क्या है? क्लोज बताता है कि सारे जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं, ऑल द कंट्रीज मेंबर कंट्रीज हैं, दे आर ट्रीटेड इक्वली, मींस देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग द कंट्रीज। तो कहने का मतलब ये है कि कोई एक कंट्री जो है किसी दूसरी कंट्री को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। कोई दो कंट्री मिलकर ऐसा नहीं कर सकते कि हम आपको इतना बेनिफिट देंगे या इतना टेरिफ में रिडक्शन देंगे, आप उनको उतना रिडक्शन दीजिएगा, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं मोस्ट फेवर्ड नेशंस क्लोज लागू है। तो आप आपस में कोई गुटबाजी करके और बेनिफिट नहीं ले सकते इंटरनेशनल ट्रेड में। अगर आपको कोई बेनिफिट एक कंट्री को देना पड़ेगा तो तीसरी कंट्री को जो है ऑटोमेटिकली लागू होगा, उसको इतना बेनिफिट देना पड़ेगा। और अगर कोई स्पेशल कंडीशन होती है तो ये जो इसका गेट का काउंसिल है, गेट काउंसिल जो उसका जो अथॉरिटीज है उनके सामने आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, उनके सामने बताना पड़ेगा कि क्यों आप उसको डिस्क्रिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो वहां से आप होने की बात ही कर सकते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड रेसिप्रोसिटी। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ नेशंस जो है उसी के अंदर आ जाता है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। ये गेट का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हम जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके जो बैरियर्स है उसको कम करें, चाहे वो टेरिफ बैरियर हो या नॉन टेरिफ बैरियर्स हो। टेरिफ बैरियर में टैक्सेस हो गए या कोई टेरिफ्स हो गया, नॉन टैक्सेस बैरियर में जैसे क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस है, कोटास जिसकी हम बात करते हैं, ऐसे जो बैरियर्स है उनको हमको निकालना पड़ेगा, हमको फॉलो करना पड़ेगा लिबरलाइजेशन। मतलब नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द कंट्रीज। आपको कोई ऐसा नहीं लगाना है रेस्ट्रिक्शन,
कोई कंट्रोल नहीं करना है अपने उसको, मार्केट को, डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे जो चल रहा है उसको चलने दिया जाए। ये उसका इसको इस चीज के डिनोट करता है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इस चीज की ओर इंडिकेट करता है कि भाई वहां पे किसी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, कि ऐसा नहीं कि आपके आपके जो है ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एक्टिविटीज को बढ़ावा नहीं देना है, बहुत ज्यादा सब्सिडीज नहीं देना है, बहुत ज्यादा फ्री में जो है आपको इनपुट्स अवेलेबल नहीं करवाना है, क्योंकि ये फिर जो है ट्रेड जो है डिस्टॉर्ट हो जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे। उसके अलावा जिसका इंपॉर्टेंट फीचर्स था वो क्या था, ट्रेड निगोशिएशंस अंडर गेट। अब गेट के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको फुलफिल कैसे करता है, या गेट के जो कंट्रीज है, जो गेट की जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है, उनमें कोई डिस्प्यूट आता है, कोई इश्यूज आता है, तो उसको कैसे डिस्कस करते हैं, तो वो लोग क्या है ट्रेड का निगोशिएशन करते हैं। ट्रेड निगोशिएशन करते हैं मतलब वो कभी कभार जो है जब भी जरूरत पड़ती है एज पर द सिचुएशन वो मीटिंग करते हैं, और उसको बोलते हैं, उस मीटिंग को बोलते हैं ट्रेड निगोशिएशंस। ये अभी तक जो है जब से गेट बना अभी तक ये कई सारी मीटिंग्स का जो है दौर चला है, और उसमें वो जो है इश्यूज को डिस्कस करते हैं, उस पर एक कंक्लूजन निकाल के फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं सारे लोग। टेरिफ एंड नॉन टेरिफ मेजर्स को जो है इसका इम्पोर्टेंट फीचर्स है कि भाई अगर आपको जो इंटरनेशनल ट्रेड में जो टेरिफ बैरियर्स है, कि वो तो हाई रेट ऑफ जो टैक्सेस है उसको आप कम करिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। नॉन टेरिफ बैरियर मींस जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस है, क्यूआर रेस्ट्रिक्शंस जो है, कोटास जो है, उनको आप रिमूव करिए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फीचर्स है कि अभी अभी 1947 से लेके या 1948 से लेके अभी प्रेजेंट तक जो है बहुत प्रकार के टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ मेजर्स को रिमूव किया है गेट और डब्ल्यूटीओ ने मिलकर, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है, इंक्रीज करता है, और यही इसका उद्देश्य है। इसी तरह का कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, जिस कंट्री को जो अच्छा लगे वो ट्रेड करे, जिसको जो इम्पोर्ट करे एक्सपोर्ट करे अपने डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर। तो ये भी इसका इम्पोर्टेंट फीचर है। और कंप्लेंट और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट जो है वो भी इसका एक इम्पोर्टेंट फीचर है। क्यों? क्योंकि गेट के अंदर के जितने भी सेटलमेंट होते हैं, जितने भी कंप्लेंट्स होते हैं, उसका एक प्रोसीजर, एक मैकेनिज्म सेट है। मान लीजिए इंडिया का डिस्प्यूट चल रहा है पाकिस्तान के साथ, ट्रेड वाला, तुम गलत मत समझो। ट्रेड को लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया का पाकिस्तान के साथ, तो गेट का जो प्रोसीजर है वो ये कहता है कि पहले तो भाई आप लोग जो है बायलैटरल मीटिंग करके, बायलैटरल डिस्कशन करके, और आप अपने मैटर को सॉर्ट आउट कर लीजिए। और अगर फिर उसमें भी आपको सफलता नहीं मिलती है, आपका मैटर सॉर्ट आउट नहीं होता है बायलैटरल मीटिंग से भी, तो फिर आप जो है अपना इशू जो है गेट का जो काउंसिल है उस काउंसिल को दीजिए। वो फिर अपना एक पैनल बनाएगा, मैं कमेटी बनाएगा, और उस कमेटी के पास आपका मैटर जाएगा, और फिर वो कमेटी उसका पुष्पित सोल्यूशन निकालेगी। तो उसका एक फ्रेम्ड जो है मैकेनिज्म बना हुआ है, जिसको सभी मेंबर्स को मानना होता है। ठीक है, तो दीज आर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है गेट के। मोस्ट फेवर्ड नेशंस है, और प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड रेसिप्रोसिटी है, प्रिंसिपल ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, ट्रेड नेगोशिएशन, tariff and non-tariff measures, और complaints and settlement of disputes। और फीचर्स होंगे इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, तो अच्छा, जो हम ट्रेड निगोशिएशंस की बात करते हैं, जिसको गेट ट्रेड राउंड्स बोलते हैं, और ये जो ट्रेड निगोशिएशंस है कब हुआ, कहाँ हुआ, और उसमें कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट्स थे, उसके आधार पे ये जो है यहाँ पे एक लिस्ट आउट किया है, सो दैट कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा राउंड चला था, क्या सब्जेक्ट को, क्या इशू को डिस्कस किया गया था, किसको रेज किया गया था। सबसे पहले जो ट्रेड नेगोशिएशन चला था वो चला था 1947 में जेनेवा में। ठीक है, जहाँ पे आपका गेट एग्जिस्ट हुआ था। ठीक है, तो उसमें जो है 23 देशों ने मिलकर जेट को एस्टेब्लिश किया, गेट को। ठीक है,
उसके बाद में नेक्स्ट जो उनका मीटिंग हुआ, जो जिसको हम ट्रेड निगोशिएशन राउंड बोलते हैं, वो 1949 में हुआ। एनएससी एक प्लेस है, वहां पे हुआ। तो यहाँ पे डिस्कशन क्या हुआ? टेरिफ्स। क्योंकि जब गेट का शुरुआत हुआ उस टाइम पे हाई रेट ऑफ टेरिफ जो है ना, वो सबसे बड़ा बैरियर था। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यू 5 to 6 जो राउंड्स थे वो आपके टेरिफ पे ही डिस्कशन रहा उनका। ठीक है, तो एनएससी हुआ, उसके बाद में टर्की में हुआ, फिर जेनेवा में अगेन हुआ, फिर डिल्लन राउंड हुआ। ठीक है, फिर 26 कंट्रीज वहां पे पार्टिसिपेट किए। फिर 1964-67 में कैनेडी राउंड हुआ, जहां पे टेरिफ के साथ साथ एंटी डंपिंग मेजर्स भी डिस्कस किया गया। एंटी डंपिंग मेजर्स क्या होती है कि जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे भी सस्ते है, आप सस्ते रेट पे जो है किसी दूसरी कंट्री में माल को बेचना, वही आपका एंटी डंपिंग, सॉरी डंपिंग उसको बोलते हैं। तो डंपिंग के अगेंस्ट जो होता है उसको एंटी डंपिंग मेजर्स बोलते हैं। डंपिंग जो है ट्रेड डिस्टोर्टिंग एक्टिविटी है, डंपिंग को कंट्रीज अलाउ नहीं करता है। मान लीजिए ऐसे आरोप लगते हैं कई बार कि चाइना वही काम करता है, वहां पे जो है ना बहुत से प्रोडक्ट सस्ते में वही तो बनाता ही है, ऊपर से जो है दूसरी मार्केट में ले जाके डाल देता है। तो क्या होता है कि उस दूसरे देश का जो है इकोनॉमी वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब मान लीजिए एक लोग को जो है, मान लीजिए उसके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी 30,000 है और दूसरी कंट्री में ले जाके आप उसको 25,000 में जो है बेच रहे हैं, तो ये डंपिंग एक्टिविटीज है। वैसे एग्रीकल्चर कमोडिटीज में भी इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिलती है, तो उस पर डिस्कशन हुआ था 1961 में। फिर 1979 में फिर टोक्यो राउंड हुआ, वहां पर टेरिफ और नॉन टेरिफ मेजर के साथ साथ जो एग्रीमेंट का फ्रेमवर्क है उस पर भी डिस्कशन हुआ। और जब तक उसके जो कॉन्ट्रैक्टिंग कंट्रीज थी या कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी थी वो 102 हो गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट और इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट राउंड जो है वो जनरली माना जाता है उरुग्वे राउंड। उरुग्वे राउंड जो है वो काफी लंबा चला था, 1986 से 1944 तक जो है वो 94 तक चला था। 1986 से 1994 तक वो राउंड चला था, जब जाके इसका डिस्कशन हुआ था। तो इसमें बहुत सारे जो है इश्यूज को कवर किया गया। इसमें टेरिफ नॉन टेरिफ मेजर्स के साथ साथ रूल्स सर्विस सेक्टर को भी इंक्लूड किया गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया, डिस्प्यूट सेटलमेंट का और मेजर्स को स्ट्रॉन्ग किया गया, टेक्सटाइल एग्रीकल्चर, क्रिएशन ऑफ डब्ल्यूटीओ, सारे इश्यूज इसमें डिस्कशन किया गया। तभी तो 123 कंट्री मिलके 1994 में डब्ल्यूटीओ को एस्टेब्लिश किए थे, और तभी से सर्विस सेक्टर को भी इसमें इंक्लूड किया गया था। पहले सर्विस सेक्टर को नहीं इंक्लूड किया गया था, पहले गुड्स को ही इंक्लूड किया गया था। तो आप 1994 के बाद में जो है आपका डब्ल्यूटीओ एस्टेब्लिश होकर काम कर रहा है। तो बहुत सारे जो है जो गेट के फीचर्स है वो आपको अभी भी देखने को मिलेगा, जैसे मोस्ट फेवर्ड नेशंस का जो क्लोज वो आज भी है। तो मीटिंग्स अभी भी होती है और चलती रहती है। These are some important trade negotiation rounds of GATT, which generally ask in examination. ठीक है गाइस, उसके बाद में हम बात करते हैं कि डिफेक्ट्स या लिमिटेशंस ऑफ गेट कहते हैं। देखिए, गेट में कुछ कमियां होगी तभी उसको रिप्लेस करके डब्ल्यूटीओ बनाया गया। तो भाई कमियां तो होना ही था, क्योंकि गेट जो रिजल्ट निकल के आया था वो आया ही एक तरह से डिफेक्ट के तौर पे ही था। क्योंकि 1944 में जब वो नेगोशिएशन हुआ था, जो बात हुई थी, जो मीटिंग हुआ था, उसमें तो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे मीटिंग हुआ था, लेकिन वो नहीं बना, तो फिर चलो भाई हम जो है गेट बना लेते हैं। तो उन्होंने गेट वहां पे आया। तो सबसे बड़ा है कि नो एनफोर्समेंट अथॉरिटी, कोई भी ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं है जो गेट को, और ये जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज या कॉन्ट्रैक्टिंग मेंबर्स उनको जो है बहुत ज्यादा फोर्स करके और अपने डिसीजन को मनवा सकता है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकता है, क्योंकि इसका कोई ऐसा लीगल स्टेटस नहीं था, तो उसलिए भी इसको दिक्कत हुआ था। दूसरा कि एक टेम्पररी एक प्रोविजनल अरेंजमेंट था, ठीक है, ऐसा कोई परमानेंट नहीं था, तो भी इसको लोग हल्के में ले लेते थे, मीन्स कंट्रीज जो है इसको उतना से तवज्जो नहीं देता था। फिर था प्रॉब्लम्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ जनरल रूल्स, रूल्स बनाने में भी दिक्कत आती थी।
एक कंट्रीज एक दूसरे पे ब्लेम करते थे कि वो अपने फायदे के हिसाब से रूल्स बना रहे हैं। और तो जो जनरल रूल्स थे उसको बनाने में भी इसमें बहुत सारा डिस्प्यूट था। और सबसे बड़ी बात क्यों था, क्योंकि इसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज है, अमेरिका, यूके और बहुत सारी जो कंट्रीज थी, वो वही बेनिफिट ले रही थी। जो लोअर डेवलपिंग कंट्रीज थे उसका बेनिफिट उसको नहीं मिल रहा था, इसलिए ये भी एक इसकी कमी थी। क्वांटिटेटिव ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस जो थे इसमें बहुत ज्यादा थे। ठीक है, तो ये भी एक उसके लिए जो है नेगेटिव पॉइंट रहा। और जो ना किसी भी इस चीज को जो है इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, इसको सेटलमेंट करने के लिए बहुत पावरफुल नहीं था, क्योंकि जिसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है, जिसका कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, परमानेंट उसके रूल्स रेगुलेशन या कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट्स नहीं है, तो फिर वो उसको उसको पावर ऐसा कुछ नहीं कि आपको आप नहीं मानोगे तो आपको ये कर देंगे। डब्ल्यूटीओ में बहुत अच्छे प्रावधान था कि अगर कोई किसी की बात नहीं मानता है, कोई किसी के एग्रीमेंट को नहीं मानता, तो कुछ बहुत कुछ वो कर सकते हैं, उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। दीज आर सम डिफेक्ट्स। के अलावा बहुत सारी चीजें हो सकती है जो आपको ऐसे उसमें मिल सकता है। जनरली यही मेजर है। तो गाइस, आज हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो दोनों लेक्चर्स थे उसमें ये जाना कि गेट क्या होता है, गेट के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उसके फीचर्स क्या हैं, उसमें जो गेट और डब्ल्यूटीओ में डिफरेंस क्या है, और भी बहुत सारे इसके डिफरेंट वो हमने जाना। तो अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है किसी भी प्रकार के एग्जाम में, अगर आप एंड टर्म की बात करें तो एंड टर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गेट। बाद में 8 राउंड के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सी राउंड में क्या डिस्कशन किया, या जनरली आता है, इसलिए देख लीजिए। मेजर डिफेक्ट्स पूछ सकता है, और डिफरेंस बिटवीन गेट एंड डब्ल्यूटीओ में आपसे कोई ओवरऑल एग्जामिनेशन पूछ सकता है। कुछ कमेंट्स मार सकते हैं, टैरिफ क्या होता है, ट्रेड कोटा क्या होता है, बंपर ड्रॉप क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको ये सब ध्यान होना चाहिए, आपको इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो यूजफुल लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो आप इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और बने रहिए, और कोरोना के इस दौर में बचे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।